दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी को हस्तांतरित करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका दोस्तों ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी संपत्ति को अपने पारिवारिक मित्रों में या पारिवारिक रिलेशन में किसी को भी अपनी संपत्ति को गिफ्ट में दे सकता है और उसकी गिफ्ट डीड बनाकर उसका हस्तांतरण कर सकता है। दूसरा तरीका यह है कि वो किसी भी व्यक्ति के नाम अपनी संपत्ति को वसीयत कर सकता है और उस वसीयतनामा के आधार पर जिस व्यक्ति के नाम से वो वसीयत की गई है वो उस संपत्ति का हस्तांतरण करवा लेता है। इसके अलावा एक और तरीका है हक त्यागनामा, हक तर्कनामा। इसके जरिए भी संपत्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है और अगर किसी संपत्ति को हम सेल करते हैं तो वो प्रॉपर्टी तो कोई भी सेल कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को सेल कर सकता है और उसके बदले में पैसे लेकर उस संपत्ति का हस्तांतरण करवा देता है। सेल डीड और गिफ्ट डीड में जो फर्क है वो मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। पूर्व के मेरे टाइमलाइन में आप जाकर देख सकते हैं कि इसमें मेन फर्क क्या है और वो फर्क मैं अभी इसमें शॉर्ट में आपको ये बता देता हूँ कि सेल डीड में किसी भी संपत्ति को पैसा लेकर हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि बेचा जाता है, सेल किया जाता है। वहीं गिफ्ट डीड में उस संपत्ति को गिफ्ट में दिया जाता है और उसके बदले में किसी भी तरह के पैसों का लेन देन नहीं किया जाता है। वहीं तीसरा जो तरीका है वसीयतनामा के आधार पर, तो कोई भी अपनी संपत्ति को किसी के भी नाम वसीयत कर संपत्ति को हस्तांतरित कर दिया जाता है और इसमें भी किसी तरह के पैसों का लेन देन नहीं किया जाता। अब जो चौथा तरीका है दोस्तों वो है हक तर्कनामा, हक त्यागनामा या रील इनक्विशमेंट डीड जिसको कि बोला जाता है, या हक त्यागनामा जिसको कि बोला जाता है। जो हक त्यागनामा होता है या हक तर्कनामा जिसको बोला जाता है वो कैसे बनाया जाता है, किन लोगों के बीच बनता है, उसमें कंडीशंस क्या होती हैं, ये तमाम तरह की बातें मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। तो दोस्तों, रील इनक्विशमेंट डीड का मतलब है हक त्यागनामा या देसी भाषा में जिसको कहा जाता है हक तर्कनामा। तो ये किस तरह से बनाया जाता है और इनकी किस कंडीशन में बनाने की बाध्यता होती है, यानी कि इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो दोस्तों, आमतौर पे हक तर्कनामा या हक त्यागनामा जो बनाया जाता है वो किसी के मरणोपरांत जब उसका अधिकार उसके बाकी के संबंधियों में बारी बारी से बांटा जाता है या बाकी के सारे सदस्य मिलकर अपने किसी एक सदस्य के नाम से उस हक को सरेंडर कर देते हैं तो उसको हक तर्कनामा बोला जाता है। इसमें आपको मैं एक उदाहरण से बताना चाहूँगा कि जैसे कि ए नाम का एक व्यक्ति है और उसकी डेथ हो चुकी है, उसका निधन हो चुका है। अब उसके परिवार में उसकी पत्नी है, एक लड़का है और 4 लड़कियां हैं। तो लीगल रूप से, कानूनी रूप से उसके मरणोपरांत उसकी जो भी संपत्ति है उसके बराबर के वारिस उसकी 4 लड़कियां, एक लड़का और उसकी पत्नी है। तो अब उस प्रॉपर्टी को वो आपस में कैसे बांटेंगे, क्योंकि मालिकाना हक जिसका था उसका निधन हो चुका है। तो उसके बाकी बचे हुए जितने भी वारिस होते हैं, जैसे कि उसकी पत्नी है, उसका लड़का है या उसकी 4 लड़कियां हैं, तो उन सब मिलकर किसी एक वारिस को चुन लेंगे और वो सभी उसके हक में अपने हक को त्याग कर देंगे। जिसके हक में अपने हक को उन्होंने त्यागा है वो अपने नाम से संबंधित निकाय में जाकर उस प्रॉपर्टी को सरेंडर करवा लेगा, ट्रांसफर करवा लेगा और उसके बाद वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है या जो चाहे कर सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया जिस डीड के अधीन होती है या जिस डीड को रजिस्टर्ड करवाया जाता है उसको रील इनक्विशमेंट डीड बोला जाता है या हक तर्कनामा, हक त्याग पत्र जिसको बोला जाता है। कई केस में दोस्तों ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति का निधन हो जाता है तो वो अपने वारिसों के नाम एक विल करके जाता है, वसीयत करके जाता है और उस वसीयत के अकॉर्डिंग उनके नाम से वो संपत्ति ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उसने विल को निष्पादित नहीं किया है तो फिर उस संपत्ति को उसके वारिस कैसे बांटेंगे, उसका ये जरिया है जिसको कि हक त्याग पत्र बोला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति ने मरणोपरांत अगर वसीयत नहीं बनाई है और उसके मरने के बाद उसके बचे हुए वारिसों में उस संपत्ति का वितरण करने के लिए बाकी के सदस्य एक सदस्य के नाम उस संपत्ति का हक त्याग करते हैं और बचा हुआ जिसके हक में उस संपत्ति का त्याग किया गया है वो व्यक्ति उस संपत्ति का हस्तांतरण अपने नाम करवाकर फिर उस संपत्ति को बेचकर या उसके हिस्से करके अपने बाकी के सदस्यों में बांट सकता है। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि किस संपत्ति का हक त्याग किया जा सकता है या किसके हक में ये डीड बनवाई जा सकती है। तो जो संपत्ति आपकी बाय बर्थ खरीदी गई हो, यानी कि पुश्तैनी जमीन हो, उस संपत्ति को आप आपस में बांटने के लिए हक त्याग पत्र बना सकते हैं। इसके अलावा ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपके पिताजी ने अपने जीवन काल में स्व अर्जित धन से खरीदी हो
और वो उसकी विल बनाए बिना उनका निधन हो गया हो, तब आप उसके बाद बचे हुए वारिसों में हक तर्कनामा बना सकते हैं। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि हक तर्कनामा किन लोगों के बीच निष्पादित किया जा सकता है या किन लोगों के बीच इसको नहीं किया जा सकता। तो इसमें उन लोगों के बीच इसको किया जा सकता है जो कि मरणोपरांत जिनके वारिस बचे हुए हैं। इनमें से कोई भी बचा हुआ वारिस किसी अन्य को इस संपत्ति के लिए हक त्याग नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो भी हक त्याग करने वाले हों, जो इस हक तर्कनामा को बनवाने वाले हों, वो 18 साल से ऊपर हों, यानी कि एडल्ट हों, बालिग हों। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक कंडीशन और ये होती है कि समस्त हक त्याग करने वालों को जबरदस्ती हक त्याग नहीं करवाया जा सकता। उनकी आम सहमति होना जरूरी है और वो अपनी सहमति से ही त्याग को हक तर्कनामा में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब दोस्तों आम लोगों के मन में एक सवाल ये भी आता है कि गिफ्ट डीड और हक त्यागनामा में क्या फर्क है। तो गिफ्ट डीड में जैसा कि आपको पता है, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को गिफ्ट के तौर पर संबंधित व्यक्ति को देता है और उसके बदले में उससे वो कुछ नहीं लेता, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेता। उसी प्रकार हक त्यागनामा में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से चाहे तो अपना हक छोड़ सकता है या किसी पैसे के बदले में भी वो अपना हक छोड़ सकता है। ये उसके विवेक और उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अब एक और सवाल ये आता है कि मान लीजिए कोई हक त्याग कर रहा है और वो उसके बदले में पैसे ले रहा है, तो क्या हक त्यागनामा को रजिस्टर्ड कराने में कोई खर्चा आता है। तो इसमें स्पष्ट है कि अगर कोई पैसे लेकर अपना हक छोड़ रहा है तो उस एरिया की जो भी सर्किल रेट होती है या डीएलसी रेट होती है और जो भी रजिस्ट्रेशन के चार्जेज होते हैं वो उसमें लागू होते हैं और उसमें टैक्स पे भी लागू होता है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, और वो चीज़ ये है कि इसमें जिसके नाम से वो संपत्ति है और जो बचे हुए वारिस हैं वो अपना अपना हक ही त्याग कर सकते हैं, वो किसी और दूसरे का हक इसमें त्याग नहीं कर सकते। यानी कि मान लीजिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि एक की मृत्यु हो गई, उसके पीछे उसकी पत्नी, उसका बेटा और 4 पुत्रियां जीवित हैं। तो 4 पुत्रियां सिर्फ अपने अपने हक को त्याग कर सकती हैं, वहीं उनकी माताजी यानी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी पत्नी सिर्फ अपना हक त्याग कर सकती है, अपने बेटे का या अपनी पुत्रियों का हक वो त्याग नहीं कर सकती। कहने का साफ साफ मतलब यह है कि जो भी संबंधी बचे हुए हैं वो अपने अपने हक को फला व्यक्ति के नाम से हक त्याग कर सकते हैं। अब दोस्तों जो रिल इंक्विशमेंट डीड यानी कि हक त्यागनामा या हक तर्कनामा जो बनता है, इसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होता है और इसमें उस समय की प्रचलित स्टांप ड्यूटी और सर्किल रेट लागू होती है और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी लगते हैं। किसी भी तरह की हक तर्कनामा को बिना रजिस्टर कराए वो मान्य नहीं है और वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने हक तर्कनामा कैसे बनाया जाता है, उसके क्या क्या रूल्स हैं, इसको कौन निष्पादित कर सकता है और ये किन व्यक्तियों के बीच होती है, इसमें कैसे पैसे का लेन देन होता है और गिफ्ट डीड और हक तर्कनामा में क्या फर्क है, इस वीडियो में हमने आज ये जाना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये हक तर्कनामा के रिलेटेड वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक करें, हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दोस्तों जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप कुछ इससे सीखते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।